जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय हमारा जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं वो है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सिटीजनशिप में अभी हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। हम लोग नागरिकता में देखें कि नागरिकता है क्या। तो नागरिकता क्या है? नागरिकता एक पहचान है जो मुख्य रूप से बताती है कि आप किसी स्थान से संबंधित हैं, देश से संबंधित हैं। स्थान का मतलब कोई देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, क्योंकि भारत में नागरिकता कोई प्राप्त करेगा तो वो भारत की नागरिकता होगी। अमेरिका में कोई हो तो राज्य की भी प्राप्त करेगा, और इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में देखेंगे तो वहाँ भी इस प्रकार है। तो राज्य की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, तो कोई स्थान से संबंधित होगा ये बताता है, मतलब वहाँ का पासपोर्ट जारी होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग ये देखें कि जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखे थे। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या है थोड़ा सा देखते हैं। आर्टिकल 5 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति को नागरिक बनाया जाएगा। संविधान लागू होने से पहले की बात है, जिस दिन संविधान लागू हो उससे पहले के लोगों को नागरिक कैसे बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 की बात है। आर्टिकल 5 में कहा गया कि कोई एक शर्त पूरी करे, वह व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो या उसके माता पिता को भारत में जन्म लिए हो, या संविधान जिस दिन लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से। बन तो 26 नवंबर 1949 को गया था, लेकिन पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उस समय जब लागू हुआ तो उससे 5 वर्ष तक, यदि उससे पहले 5 वर्ष तक यदि व्यक्ति रह रहा होगा तो वह व्यक्ति नागरिक बना लिया जाएगा। आर्टिकल 5 में ये कहा गया। आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, देखिए पाकिस्तान भारत से अलग हुआ 14 अगस्त को, तो वहाँ कुछ लोग रह रहे होंगे जो भारत आना चाह रहे होंगे। तो आर्टिकल 6 में उन्हीं लोगों के लिए बात की गई है कि कोई व्यक्ति यदि पाकिस्तान से भारत से में आना चाह रहा है तो उन लोगों को नागरिक कैसे बनाया जाए। आर्टिकल 7 में जो बात कही गई है, कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो पाकिस्तान गया, वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा, उसे वापस आना है, तो उन लोगों को नागरिक कैसे बनाया जाएगा, इसको आर्टिकल 7 में बात की गई है, बताया गया है। आर्टिकल 8 में देखेंगे तो कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति, PIO मुख्य रूप से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी कभी भी भारत से संबंधित रहे हों, भारत के नागरिक रहे हों, वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए हैं, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ वो भारत फिर से आना चाह रहे हैं, भारत के नागरिक बनना चाह रहे हैं, तो उनको नागरिक कैसे बनाया जाएगा। आर्टिकल 8 में इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 9 में सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, एकल नागरिकता के बारे में बात की गई है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब भारत की एक नागरिकता हो गई, भारत की, राज्यों की नागरिकता तो है नहीं। साथ ही साथ दूसरा मतलब जो होता है कि किसी दूसरे देश की भी नागरिकता नहीं प्राप्त किया होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लेते एक पर्सन है और वो भारत का नागरिक है, तो किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, वो केवल और केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि कोई दूसरे देश का नागरिकता लेगी, कोई भी व्यक्ति लेगा या मगर लेडीज होगी तो लेगी, तो वो क्या होगा, तो वो व्यक्ति भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ये बात कहा गया है। आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है कि ये लोग व्यक्ति जो नागरिक बन रहे हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 के तहत, 8 के तहत, इनको कुछ सुरक्षा दी जाएगी या नहीं। तो इनको गारंटी दी गई है कि आप संसद विधि बनाएगी और उसके लिए गारंटी देगी कि हाँ आपको नागरिक बनाया जाएगा, बेवजह समाप्त नहीं की जाएगी। जन्म से किसी की नहीं समाप्त होगी और किसी तरीके से लिया गया होगा तो समाप्त होगा, उसको हम लोग देखेंगे। नागरिकता अधिनियम देख ही रहे हैं, उसमें बात की गई। आर्टिकल 11 में क्या कहा गया, आर्टिकल 11 में ये कहा गया कि संविधान लागू होने से पहले हम नागरिकता दे रहे हैं, उसके बाद लोगों को नागरिक कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए संसद विधि बनाएगी। संसद विधि बनाकर ये तय करेगी कि किस व्यक्ति को नागरिक बनाना है, किस व्यक्ति को नागरिक नहीं बनाना है, ये तय करेगी संसद। आर्टिकल 11 में ये बात कहेगी। तो संसद विधि बनाकर नागरिकता के बारे में बात करेगी संविधान लागू होने के बाद। संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। इतनी बातें हुई। फिर हम लोग देखें नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955 का, CA सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें हम लोग देखें 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, 3 प्रकार से नागरिकता खारिज हो सकती है। तो 5 प्रकार से जो नागरिकता मिल सकती है, तो उसमें सबसे पहला प्रकार था जो सेक्शन 3 में था, हम लोग बात किए ना, सेक्शन 3 में जन्म के आधार पर, कल बात हुई थी। सेक्शन 3 में जन्म के आधार पर नागरिक बनाने की बात कही गई है
कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर है, सेक्शन 3 में 19 धाराएं हैं, उस 19 सेक्शंस में जो सेक्शन 3 है उसमें जन्म के आधार पर बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर नागरिक बन सकता है बशर्ते उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और दूसरा वैध प्रवासी हो। ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग कल पूरा देखें, तो आज पूरे बताने की जरूरत नहीं, कि एक तो रिवीजन के तौर पर था। आज हम उसी से आगे चलते हैं जो सेक्शन 4 में है। सेक्शन 4 में ये कहा गया है डिसेंट के आधार पर, या कह सकते हैं कि वंशक्रम के आधार पर कैसे नागरिकता दी जाती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले की वीडियो देखिएगा, 3 वीडियो हो चुके हैं, ये चौथा वीडियो आज, ठीक है, नागरिकता में। ठीक, तो आप लोग जानते हैं नागरिकता भाग 2 में उपस्थित है, कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना तो 3 दिन से क्लास चल रही, तो भाग 2 में उपस्थित है। आर्टिकल बताइए, आर्टिकल है 5 से 11 तक, कोई दिक्कत नहीं है। भाग 2 का मतलब ये हुआ कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं या 25 भाग हैं। 22 इसलिए हैं क्योंकि अंतिम नंबर 22 है, और 25 इसलिए क्योंकि काउंटिंग करेंगे तो 25 होता है। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं संविधान सभा में। तो इसमें कितने आर्टिकल हैं, 5 से 11, 7 आर्टिकल है मुख्य रूप से। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नागरिकता अधिनियम। हम सीए लिख रहे हैं, सीए का मतलब हो गया सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, ठीक, तो हम लोग दूसरा क्या हुआ, पहला तो हम लोग देख चुके हैं कि पहला जन्म के आधार पर, कल हम लोग बात कर चुके हैं ना, जन्म के आधार पर बाय बर्थ, बर्थ के आधार पर कोई व्यक्ति भारत में यदि जन्म ले रहा है तो वो नागरिक कैसे बन सकता है, इसके बारे में सेक्शन 3 में बताया गया है जन्म के आधार पर। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 4 जो वंशक्रम के आधार पर होगा। पहले वाले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो सेक्शन ये कौन सा है, ये सेक्शन 4 है। तो सेक्शन 4 में क्या कहा गया है, वंशक्रम के आधार पर, वंश क्रम द्वारा, ठीक है, इसे कह सकते हैं बाय डिसेंट। ठीक है, तो कैसे वंशक्रम के आधार पर कैसे किसी व्यक्ति को नागरिक बनाया जा सकता है, इसके बारे में सेक्शन 4 में नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया है। ठीक, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 में सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या करते हैं, ये सब नागरिक बनाने की बात करते हैं, और 8, 9, 10 नागरिकता समाप्त होने की बात करते हैं। तो हम लोग सेक्शन 3 में जन्म के आधार पर देखें, अब सेक्शन 4 में वंशक्रम के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। इसमें जो कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो, इसमें मुख्य रूप से एनआरआई की बात की गई, एनआरआई व्यक्तियों के बारे में बात की गई। ठीक है, एनआरआई का मतलब आप समझ रहे हैं, नॉन रेजिडेंस इंडिया। नॉन रेजिडेंस इंडिया का मतलब ये हो गया कि भारत का नागरिक तो है लेकिन भारत में रह नहीं रहा है, कहीं बाहर रह रहा है, किसी दूसरे देश में रह रहा है। ठीक है, एनआरआई का मतलब इतना ही होता है, नॉन रेजिडेंस इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन किसी दूसरे में जाकर, मान लेते हैं व्यवसाय के लिए गया, शिक्षा के लिए गया, या किसी अन्य कारण से वो वहां गया है, वहां रह रहा है, तो उस व्यक्ति को एनआरआई कहेंगे। वो भारत का नागरिक है लेकिन किसी और देश में किसी कारणवश रह रहा है। ठीक है, ठीक, तो एनआरआई व्यक्ति के यदि कोई बच्चे वहां हुए तो उन लोगों को नागरिक कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, ठीक, तो क्या लिखेंगे, कोई व्यक्ति यदि देश से बाहर जन्म लेता है तो वह वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है, आधार पर नागरिक बन सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यदि देश से बाहर जन्म लेता है तो वह वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है बशर्ते, ठीक है, क्या, बशर्ते उसके जन्म के समय उसके
पिता उसके पिता भारत के नागरिक हो। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो क्या कहा गया, अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें संशोधन हुआ, ये तो मूल बातें हैं, ठीक है, जो संविधान में उस समय लिखा हुआ था, जो संविधान कह रहे हैं, जो ये सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ था, ये मूल बातें हैं, ठीक है। मूल का मतलब ये हुआ कि अभी इसमें संशोधन तो हुआ नहीं, मूल रूप से इसी तरह लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। कोई व्यक्ति यदि देश से बाहर जन्म लिया है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो देश से बाहर जन्म लिया, वो बच्चा ही मुख्य रूप से होगा, बाहर जन्म लिया तो मतलब इसके बाद 18 वर्ष तक उनको छूट दी गई। अभी हम लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति यदि देश से बाहर जन्म लेता है तो वह वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसके जन्म के समय, जब उसने जन्म लिया बाहर, जब विदेश में जन्म लिया, तो उस समय उसके पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है कि जब जन्म लिया है भारत का नागरिक उसके पिता तो है ही हैं, अगर वो बाहर जन्म ले रहा है तो उस समय उसके पिता यदि भारत के नागरिक होंगे तो वो व्यक्ति को नागरिक बना लिया जाएगा, ठीक है। ये बात कही गई थी सेक्शन 4 में, मूल बातें कही गई, बाद में इसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया हम लोग देखते हैं, लेकिन आपको ये बात स्पष्ट ध्यान दीजिएगा। जब जन्म के आधार पर हम लोग देख रहे थे बाय बर्थ, तो उसमें भारत में जन्म ले रहे थे, भारत की भूमि पर जन्म ले रहे थे, यूस सोलाई जिसे कहते हैं, इसे सैंगुइनस कहते हैं, जो यूस सैंगुइनस कहते हैं, ठीक है, तो उसे यूस सोलाई कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि देश से बाहर जन्म लेता है, जबकि बर्थ में क्या था, कोई व्यक्ति देश के अंदर जन्म लेता है, तो उस समय की कंडीशन क्या होता है, भारत की भूमि पर जन्म ले रहा होगा तो जन्म के आधार पर, और वंश क्रम के आधार पर कैसे मिलेगा, वंश क्रम के आधार पर मिलेगा, यदि व्यक्ति देश से बाहर जन्म ले रहा तो उस व्यक्ति को वंश क्रम के आधार पर नागरिकता दी जाती है। जन्म के आधार पर होगा तो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत में यदि जन्म लेगा, भारत की भूमि पर जन्म लेगा, तो सेक्शन 3 के तहत जन्म के आधार पर नागरिक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, कल बात करें। आज ये होगा सेक्शन 4 में वंशक्रम के आधार पर कैसे नागरिक बना जाएगा, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो ये बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। इसमें संशोधन हुआ, क्या संशोधन हुआ, आपको याद होगा कि ये पिता, इससे पहले वाले जब जन्म के आधार पर था तो उसमें माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए कहा गया था। बाद में ये कहा, पहले तो ये कहा गया था जन्म के आधार पर, हम लोग जन्म के आधार पर कल देख रहे थे, तो उसमें क्या बात कही गई थी कि कोई व्यक्ति यदि भारत की भूमि पर जन्म लेता है तो वो नागरिक बन जाएगा, वो चाहे विदेशियों का ही लड़का क्यों ना हो या भारत के लोगों का ही हो, कोई भी हो, लेकिन यदि इस भूमि पर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो बन सकता है। बाद में उसमें संशोधन किया गया, उसमें ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1987 देखे थे 1 जुलाई को, कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उस समय उनमें से, उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब बात हुई थी, कोई एक माता पिता में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बात है कि पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, माता की बात ही नहीं है, माता की बात है क्या, नहीं है। तो इसके बाद इसमें माता को ऐड कर दिया गया, कब किया गया उसको थोड़ा देखते हैं, फिर इसके बाद ये सब वही रहेगा, इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रफ करते हैं, 1 सेकेंड रुकिए, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लिए, ठीक है। अब हम सब नहीं रफ करेंगे, कुछ रफ करेंगे, जो संशोधन हुआ उसको देखते हैं। तो अब ये मूल हटा देते हैं क्योंकि ये मूल नहीं रहेगा, अब क्योंकि संशोधन हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें ये पिता को हटाते हैं, संशोधन केवल इतना ही हुआ। इसमें क्या लिखा गया है, बी, संशोधन कब हुआ, 1992 में, ठीक है, 1992 में संशोधन हुआ, 1992, सारी बातें वही यहाँ बी लिख दें क्योंकि संशोधन हुआ 1992 में, संशोधन हो रहा है 1992 में संशोधन हुआ, उसमें यही कहा गया कोई व्यक्ति यदि देश से बाहर जन्म लेता है तो वह वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से, ठीक है, इसको लिख लीजिए, माता पिता में से कोई एक है, ये यहाँ पास एक लिख रहे हैं यहाँ पास, ठीक है। तो कोई एक भारत का नागरिक, कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड किया गया, माता और पिता को ऐड किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि आपको याद होगा ये 1992 की बात चल रही है, आपको मालूम है इस समय वुमेन कमीशन बन गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग बन गया था, राष्ट्रीय महिला
आप जानते हैं 1992 में ये महिला आयोग बना, ठीक है, NWC, ठीक है, नेशनल वुमेन कमीशन बन चुका था, NWC बन गया था। तो अब महिला आयोग बनेगा तो महिलाओं के आधार पर बात होगी, महिलाओं के अधिकारों पर बात होगी। तो इसमें जब पिता के बारे में था तो ये कहा गया जेंडर बायस है, ठीक है, मतलब जेंडर असमानता। देखिए आप जेंडर के बारे में पिता बस लिखे, माता नहीं लिखे। तो इन्होंने ये जब बात उठाई तो बाद में ये चेंज कर दिया गया, कहा ये बात सही है, और उसमें ये कह दिया गया कि माता और पिता को जोड़ा जाए, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग उस समय बन चुका था, इसी आधार पर किया गया। उन्होंने जब आवाज उठाई कि पिता नहीं माता भी होना चाहिए, जेंडर बायस क्यों होना चाहिए, तो उसमें पिता के स्थान, पिता और माता दोनों को सम्मिलित कर दिया। पिता के स्थान पर नहीं, पिता को भी सम्मिलित तो किया ही गया था और माता को भी उसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। ठीक, तो इतना ही परिवर्तन हुआ है। माता और पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये व्यवस्था कब से लागू हुई है, ये 10 दिसंबर के बाद से। इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, कितना, 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद, ठीक है, या इसके बाद, ठीक, इसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इतना लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद इस आधार पर नागरिक वंशक्रम के आधार पर बनाया जाएगा, ठीक। उससे पहले क्या था, जो अभी हम ए बिंदु में लिखे थे, जब पिता था, केवल पिता थे, उसमें माता नहीं थे, तो 26 जनवरी 1950 के बाद की बात है। तो पहले वाले में 26 जनवरी 1950 से 1950 को या उसके बाद से लेकर कब से कब तक, 10 दिसंबर 1992 से पहले पहला वाला प्रावधान लागू था, ठीक है। 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद, ठीक है, कब तक लागू रहेगा अभी हम लोग बात करेंगे। 10 दिसंबर 1992 को या इसके बाद कौन सा प्रावधान लागू रहेगा, ये लागू रहेगा। कब तक लागू रहेगा, 3 दिसंबर तक लागू रहेगा। 3 दिसंबर कब तक, 3 दिसंबर 2004 तक, ठीक है, क्योंकि 2003 में फिर संशोधन हुआ और उस संशोधन में इसको सम्मिलित किया गया। अभी हम लोग देख रहे हैं 2003 में क्या संशोधन हुआ जो है। तो ये प्रावधान कब तक लागू रहेगा, 10 दिसंबर 1992 को लेकर 3 दिसंबर 2004 तक ये प्रावधान लागू रहेगा। 2003 में फिर से नागरिकता संशोधन हुआ और नागरिकता जब संशोधन, नागरिकता अधिनियम में जब संशोधन हुआ तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। तो क्या परिवर्तन किया गया हम लोग देखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको रफ कर देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1992 में संशोधन हुआ, अब कब होगा, 2003 में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिखते जाइएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे प्रावधान क्यों बताए, ये बताया जा रहा है कि समय समय पर संशोधन हुए हैं। अभी जो लास्ट में इस समय वर्तमान में है उसको हम लोग तो देखेंगे, लेकिन कैसे कैसे संशोधन हुआ हम लोग केवल जानने के लिए, केवल याद क्या रखना है, जो अभी बताया जाएगा उसको याद रखना है, ठीक है। सी, इसमें क्या हुआ, कब संशोधन हुआ, 2003 में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 2003 में संशोधन हुआ, जो लागू कब हुआ, 3 दिसंबर 2004, ठीक है। 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद, ठीक है, या इसके बाद, ठीक, 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म, ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का जन्म बाहर होता है, ठीक है, बाहर का मतलब देश से बाहर होता है, ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा। यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर होता है और उस समय क्या है, उस समय वह NRI का पुत्र या पुत्री है, ठीक है, पुत्र या पुत्री है, बेटा या बेटी, ठीक है, उस समय वह NRI का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो है लेकिन भारत में नहीं रह रहा है, किसी कारणवश विदेश में रह रहा है, भारत का नागरिक है लेकिन किसी कारणवश बाहर रह रहा है, उसे NRI कहते हैं, ठीक है। तो उस समय वह NRI का पुत्र या पुत्री हो तो ध्यान दीजिएगा, NRI का होना चाहिए, ठीक है, NRI का पुत्री हो तो वह नागरिक नहीं बनेगा। कब, कैसे नहीं बनेगा, जब तक वो एक साल के अंदर वो भारतीय काउंसुलेट में जाकर क्या नहीं कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेंगे, तो वह नागरिक
बनेगा लिख लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा परेशानी होगी समझने में। बनेगा तो वह नागरिक बनेगा बशर्ते, बशर्ते का मतलब हो गया यहाँ से बस चल रहा है क्या, बशर्ते का मतलब हो गया कि कंडीशन लगी, बशर्ते उनको क्या करना होगा, उनको 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर क्या करना होगा, 1 साल के अंदर उन्हें क्या करना होगा, उनको 1 साल के अंदर भारतीय कांसुलेट का मतलब ये हो गया कि जो वहाँ का वाणिज्यिक दूतावास होगा, जो दूतावास होगा भारतीय कांसुलेट, कांसुलेट का मतलब समझ रहे ना, जो दूतावास है, जो भारत का वहाँ पास दूतावास होगा, ठीक। तो भारतीय दूतावास में जाकर के अंदर भारतीय कांसुलेट में पंजीकरण कराना होगा, ठीक है। पंजीकरण का मतलब कराना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान अभी लागू भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर होता है और उस समय वह एनआरआई का पुत्र, एनआरआई का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो भारत के माता या पिता में से कोई एक में से कोई, मान लेते हैं जो भी माता या पिता होंगे उनमें से जो भारत के होंगे लेकिन बाहर रह रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है। तो एनआरआई का मतलब ये हुआ, पुत्र या पुत्री है, मान लेते बेटा या बेटी है, तो वह नागरिक बनेगा बशर्ते उनको 1 साल के अंदर भारतीय कांसुलेट में पंजीकरण कराना होगा। वहाँ जो भारतीय दूतावास होगा वहाँ जाएंगे वो लोग, जो माता पिता है वो पंजीकरण कराएंगे कि हमारा पुत्र या पुत्री हुआ, इसको भारत की नागरिकता दी जाए। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा, एक फॉर्म होगा, ठीक है, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म भरा जाएगा और जैसे ही भर जाएगा इसके बाद वह व्यक्ति वहाँ का नागरिक होगा जो जन्म लिया होगा, ठीक है। वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, जन्म जो लिया होगा बाहर वह व्यक्ति नागरिक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 1 वर्ष के अंदर उनको करना होगा, ठीक है। 1 वर्ष के अंदर यदि वो व्यक्ति जाते हैं भारतीय कांसुलेट में जाकर पंजीकरण करा देते हैं, भारतीय दूतावास जो वहाँ पास है उस देश में जो भारतीय दूतावास है वहाँ जाकर जो करा देते हैं रजिस्ट्रेशन, उन लोगों को नागरिक बना लिया जाता है। या क्या कहा गया, इसमें एक छूट भी दे दी गई है कि केंद्र सरकार यदि सहमत हो तो उसके लिए एक्सटेंड कर सकती है, इस अवधि को एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। यदि केंद्र सरकार सहमत हो कि किसी कारणवश वो 1 साल के अंदर नहीं करवा पाए तो केंद्र सरकार उसके लिए सहमत हो तो ये अवधि एक्सटेंड भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो ये अवधि केंद्र सरकार की सहमति पर बढ़ सकती है, ठीक, केंद्र सरकार की सहमति पर बढ़ सकती है, ठीक है, बढ़ सकती है। अगर केंद्र सरकार सहमत हो कि ठीक है किसी कारणवश नहीं करवा पाए तो केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार क्योंकि आप जानते हैं कि नागरिकता के बारे में तो केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, क्योंकि देश की नागरिक है, राज्य के नागरिक तो आप है नहीं। राज्य के लिए तो यहाँ तक भी नहीं है कि राज्य को तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ तो उनकी स्वतंत्रता इतना भी नहीं कि इस क्षेत्र को बनाए रखा जाए, उसको जब इच्छा हो केंद्र सरकार, मतलब जब इच्छा का मतलब उसके लिए बहुमत पारित करना होगा तो इसके बाद वो कर सकती है, तो उसके लिए हम लोग बात किए थे, ठीक। तो केंद्र सरकार सहमत है तो इस अवधि को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वर्तमान में क्या लागू है, वर्तमान में यही चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इतना याद रखना है, ठीक, कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है बशर्ते उसे 1 साल के अंदर जाकर क्या करना होगा, भारतीय कांसुलेट में पंजीकरण कराना होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जब वो व्यक्ति नागरिक बन जाएगा उसके माता पिता को एक शपथ पत्र देना होता है। जैसे मान लेते हैं कि अमेरिका में है कोई व्यक्ति, माता पिता है, उसे वहाँ पास एक यहाँ से व्यक्ति गए, एनआरआई गए, ठीक है, एनआरआई गए और वहाँ रह रहे हैं, वहाँ मान लेते हैं विवाह हुआ और इसके बाद बच्चे हो गए, तो भारतीय कांसुलेट में गए और भारतीय कांसुलेट में 1 साल के अंदर जाकर क्या कर दिए, 1 साल के अंदर पंजीकरण करा दिए। 1 साल के अंदर गए भारतीय कांसुलेट में, उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर करवा दिए जो बच्चा जन्म लिया था, ठीक है, जो जन्म लिया उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं। अब देखिए अगर हो गया है, चूंकि अमेरिका में एक कानून है जो नागरिकता के बारे में है, वहाँ कहता है कि भारत की भूमि पर यदि कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, वो चाहे देश के हो विदेशी हो कोई भी हो, लेकिन भारत की भूमि पर यदि कोई जन्म लेगा तो नागरिक हो जाएगा। अब ये बताइए वो व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक हो सकता है, भारत का भी पंजीकरण करवा लिए और अमेरिका का भी नागरिक हो गया है। इसलिए इस डिस्प्यूट से बचने के लिए, विवाद से बचने के लिए क्या किया गया है कि वहाँ उनके माता पिता जो होंगे उनको एक शपथ पत्र दिखाना होगा। शपथ पत्र मतलब रिटन में रहता है कि शपथ पत्र देना होगा और उसमें ये लिखा रहेगा स्पष्ट रूप से कि यह जो व्यक्ति जन्म लिया वो केवल और केवल भारत का नागरिक है
और किसी देश का नागरिक नहीं है। ठीक है, या शपथ पत्र देते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं, केवल जानने के लिए था। इसके बाद यदि मान लेते हैं कि फिर भी शपथ पत्र दे दिए, फिर भी वो व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक है, यहाँ पंजीकरण करा दिए, यहाँ का भी नागरिक है, तो क्या कहा गया है कि यदि दोनों जगह की नागरिकता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त होगी? जब वह व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर अंदर यदि वो अमेरिका की नागरिकता नहीं त्यागता है। ठीक है, क्योंकि नाबालिग था, जैसे ही वो 18 साल नाबालिग से ऊपर जाएगा, जैसे 18 साल का हो गया तो वह व्यक्ति 6 माह के अंदर क्या करना होगा, उसे अमेरिका की नागरिकता त्याग करनी पड़ेगी, नहीं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दोहरी नागरिकता तो होगी नहीं, आर्टिकल 9 में ही बता दिया गया, क्योंकि अगर अमेरिका के भी नागरिक लिए, भारत में भी रजिस्ट्रेशन हो गया तो 2 जगह के नागरिक हो गए, तो इसलिए उस व्यक्ति को छूट दी गई, क्योंकि वो व्यक्ति अभी बच्चा है तो बच्चे को इसलिए छूट दी गई 18 साल तक, कि 18 साल तक जब हो जाएगा और उसे ये मालूम चला कि मैं अमेरिका के भी नागरिक हूँ, भारत के भी नागरिक हूँ, तो अमेरिका की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। जब अमेरिका की नागरिकता छोड़ देगा तो भारत का नागरिक बना रहेगा, लेकिन यदि वो 6 माह के अंदर मैच्योर होने के बाद, 18 साल होने के बाद यदि वो नागरिकता अमेरिका की नहीं छोड़ता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये कहा गया है। उसको आपको नहीं लिखना है, केवल आपको इतना ही याद रखना है, जितना वर्तमान में यही प्रावधान चल रहा है इसी को याद रखिएगा। ठीक, तो वंश क्रम के आधार पर 22 सीजन राष्ट्रीय महिला आयोग ये हो गया। ठीक है, वंश क्रम के आधार पर ये तो बताया गया था कि जो परिवर्तन हुआ माता पिता को सम्मिलित किया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, रफ कर देना। ठीक है, लिखते जाइएगा, पहले वाले जन्म के आधार पर देखेंगे तो ये स्पष्ट रूप से होता जाएगा, नहीं तो बीच बीच से देखेंगे तो परेशानी तो होगी है। रफ करें। ठीक, तो ये प्रावधान लागू है। ठीक है, 3 दिसंबर से 2004 के बाद से लागू। इससे पहले कौन सा लागू है? जो 1992 में संशोधन हुआ था। ठीक है, और उससे पहले क्या लागू हुआ? उससे पहले वो प्रावधान लागू है जो 1955 में सम्मिलित किए गए थे, जिस समय कानून बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि समय समय पर संशोधन इसलिए होते हैं क्योंकि अब वो प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं, इस कारण समय समय पर आवश्यकता होती है कि संशोधन किया जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है, जहाँ तक समझ में आया एकदम बढ़िया से। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा सेक्शन 5 देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सेक्शन 5 में क्या कहा गया है? तीसरा में क्या? सेक्शन 5 में पंजीकरण द्वारा। ठीक है, पंजीकरण द्वारा इसको अगर हम कहें, पंजीकरण द्वारा का मतलब बाय रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बात किया गया। देखिए, पहला जो सेक्शन 3 था उसमें कहा गया जन्म के आधार पर, सेक्शन 4 कहा गया कि वंशक्रम के आधार पर, कि वंश के आधार पर कोई व्यक्ति देश से बाहर जन्म लेता है और वो व्यक्ति एनआरआई के रूप में, मुख्य रूप से सेक्शन 4 में एनआरआई की बात कही गई है। सेक्शन 5 में मुख्य रूप से पीआईओ की बात कही गई। पीआईओ का मतलब अभी आप लोग न समझते हो, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग पीआईओ बारे में आर्टिकल 8 में देखे भी है ना, क्योंकि उसमें पीआईओ लोगों को ही नागरिकता देने की बात कही गई। ठीक है, तो पंजीकरण द्वारा में हम लोग थोड़ा देखते हैं पीआईओ क्या है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल, आप लोग थोड़ा लिखिएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति, इसे कहते हैं पीआईओ। पीआईओ का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या कहेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पीआईओ का मतलब क्या हो गया? भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल पीआईओ, इसका मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं। जिसके माता पिता, भारतीय मूल का मतलब यह हो गया जिसके माता पिता या उनके माता पिता या दादा दादी कह सकते हैं, जिनके माता पिता या उनके माता पिता या दादा दादी कभी न कभी भारत की भूमि से संबंधित रहे हों, भारत के नागरिक रहे होंगे, तो उन व्यक्तियों को भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन अब वो नागरिक नहीं है, अब ये व्यक्ति कहीं और के नागरिक हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति के माता पिता मान लेते हैं भारत के नागरिक थे, लेकिन वो 1960 में मान लेते हैं चले गए अमेरिका चले गए, और अमेरिका चले जाने के बाद वहाँ की नागरिकता ले लिए, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ जन्म लिया तो वहाँ का नागरिक हो गया। तो अब क्या हुआ, उनके माता पिता कभी न कभी भारत से संबंधित रहे होंगे,
तो वह व्यक्ति जो जन्म लिया है वह व्यक्ति क्या होगा, वह भारतीय मूल का व्यक्ति होगा। भारतीय मूल का व्यक्ति यह हुआ कि जिसके माता पिता या दादा दादी कभी न कभी भारत से संबंधित रहे होंगे, लेकिन वह व्यक्ति अब किसी और देश का नागरिक है। भारतीय मूल का व्यक्ति ये होता है किसी और देश का नागरिक है, लेकिन उसके माता पिता या उसके जो दादा परदादा होंगे वो कभी न कभी भारत से संबंधित रहे होंगे, तो उन व्यक्तियों के बारे में बात कही गई। ठीक है, समझ में आया। पीआईओ का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। इसका मतलब वो कभी न उसके माता पिता कभी न कभी भारत से संबंधित रहे होंगे, लेकिन वह व्यक्ति अब कहीं और का नागरिक है, लेकिन माता पिता भारत से संबंधित रहे होंगे, तो उन लोगों को नागरिकता देने के बारे में बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाता है, वो भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा। ठीक है, ठीक। तो यदि भारतीय मूल का व्यक्ति नागरिक बन सकता है, ठीक है, क्या लिखा है, भारतीय मूल के व्यक्ति नागरिक, आप इसको लिख लीजिए, नागरिक बन सकता है, बशर्ते क्या करना होगा, बशर्ते उसे 8 वर्ष में 7 वर्ष भारत में बिताने होंगे। ठीक है, भारत में व्यतीत करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, भारतीय मूल का व्यक्ति नागरिक बन सकता है। भारतीय मूल का मतलब पता चल गया कि उसके माता पिता या इनके माता पिता, इसका मतलब दादा दादी क्या हुआ, भारत से कभी ना कभी संबंधित रहे हो, भारत से संबंधित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो माता पिता या दादा दादी भारत से संबंधित है, तो वह व्यक्ति कहीं और का नागरिक हो गया, तो उन व्यक्तियों को वो व्यक्ति नागरिक बन सकते हैं, बशर्ते उसे 8 वर्ष में 7 वर्ष भारत में व्यतीत करना होगा या यहाँ रहना होगा। ठीक है, 8 वर्ष तक। तो इसमें कहा गया है 8 वर्ष में 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 वर्ष कैसे होंगे, 6 वर्ष 8 वर्ष में कभी भी रहा हो। ठीक है, 6 वर्ष 8 वर्ष में कभी भी रहा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 वर्ष में क्या कहा गया है कि 7 वर्ष तक तो भारत में रहना होगा, लेकिन ये 7 वर्ष कैसे रहेगा इसके बारे में बात की गई है कि 7 वर्ष में 6 वर्ष तक वो 8 वर्ष में कभी भी रहा हो। ठीक है, 8 वर्ष में कभी भी 6 वर्ष व्यतीत करेगा, और 1 वर्ष तक क्या होगा, 1 वर्ष तक लगातार क्या करेगा, लगातार 1 वर्ष तक लगातार भारत में रहना होगा। ठीक है, भारत में रहना होगा। ठीक है, भारत में रहना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 वर्ष तक लगातार भारत में रहना होगा। 6 वर्ष 8 वर्ष में कभी भी रहा हो, 8 वर्ष में 6 वर्ष कभी भी रहा, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति आया जो पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत का नागरिक बनना चाह रहा है, वो आया 8 वर्ष में 6 वर्ष तक भारत में व्यतीत किया, बीच चला जाता है, जहाँ का रहने वाला था वहाँ चला गया, फिर आया, फिर चला गया, तो इस तरह 8 वर्ष में 6 वर्ष तक व्यतीत करना होगा, और इसी 8 वर्ष में 1 वर्ष तक लगातार भारत में रहना होगा। जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उस वर्ष तक 1 वर्ष तक लगातार भारत में रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 7 वर्ष तो रहेगा, लेकिन 1 वर्ष तक लगातार रहना होगा। ये लगातार कब की बात है, जब रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन होगा तब की बात है, जब पंजीकरण कराएगा, उससे पहले पंजीकरण कराएगा, उससे पहले, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, उससे पहले। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जब पंजीकरण कराएगा उससे पहले की बात है, 1 वर्ष तक रहेगा। मान लेते हैं, आप ध्यान कीजिए, इसे रफ करें थोड़ा सा, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे 1 वर्ष तक लगातार रहने का मतलब ये हुआ। आज मान लेते हैं कि 29 जून है। ठीक है, 29 जून 2023 आज है, आज उसे रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, किस लिए, भारत की नागरिकता के लिए। ठीक, तो वह क्या हो गया, 29 या 30 कह सकते हैं। ठीक है, 29 से कह सकते हैं, 29
जून 2022, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस बीच वो लगातार भारत में रहा है, इसमें बाहर कभी ना गया हो, ठीक है। 29 जून 2022 से लेकर 29 जून 2023 तक यदि वो व्यक्ति भारत में लगातार रहा होगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब पंजीकरण करा सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है, पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक, आवेदन कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 29 जून 2022 और 29 जून 2023 यदि इस तरह ये माना गया है, ठीक है, तो 1 साल तक वो लगातार रह रहा है भारत में तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा। तो वही बात यहाँ कही गई है कि 1 वर्ष तक लगातार रहा हो भारत में जब पंजीकरण कराएगा, उससे पहले की बात है, ठीक है। मतलब 8 वर्ष में 7 वर्ष तक तो रहना होगा, 7 वर्ष, इसमें 6 वर्ष कभी भी रहा हो 8 वर्ष में और 1 वर्ष लगातार रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ये व्यवस्था अभी भी लागू है, ध्यान करिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है, ये अभी भी लागू है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, समझ में आ रहा है कि केवल समझ में ही आ रहा है? केवल समझ में आने का मतलब है कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि मतलब समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है इसमें कहा गया है, स्पाउस के बारे में बात की गई। बी क्या कहा गया है? स्पाउस, स्पाउस का मतलब ये हो गया पति पत्नी के बारे में है। इसमें क्या कहा गया पति पत्नी के बारे में? इसमें ये कहा गया है कि ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो किसी भी विदेशी से शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, तो उन विदेशियों को नागरिक कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात कही गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो क्या कहा गया है कि कोई, ध्यान करिए, कोई भारतीय नागरिक, कोई भारतीय नागरिक जो क्या हो, कोई भारतीय नागरिक किसी, यहाँ लिख लीजिए, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक से, विदेशी नागरिक से विवाह कर लेता है तो उस विदेशी, ध्यान करिए कि इसमें क्या कहा गया, उस विदेशी नागरिक को, उस विदेशी नागरिक को भारत का नागरिक बनाया जा सकता या बन सकता है, वह भारत का नागरिक बन सकता है या बनाया जा सकता है जब वह 8 वर्ष में, वही पहले वाला है, 8 वर्ष में से 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। वही 7 वर्ष जो इससे पहले है ना कि कोई पीआईओ है, पीआईओ भी 8 वर्ष में 7 वर्ष, ये भी उसी तरह। ध्यान करिए इसमें क्या कहा गया, कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर लेता है तो उसे विदेशी, उस विदेशी नागरिक को भारत का नागरिक बनाया जा सकता है जब वह 8 वर्ष में से 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। ये 7 वर्ष फिर उसी तरह, ये 7 वर्ष कैसे होंगे, तो ये 7 वर्ष तक, ये 7 वर्ष में 6 में से 8 में से 6 वर्ष रहना हो, 8 में से 6 वर्ष तक कैसे भी रहा हो, लेकिन 1 वर्ष तक क्या रहा हो, 1 वर्ष तक लगातार रहा हो, ठीक। ये वही स्थिति है जो अभी पहले बताया गया ना कि ये मान लेते हैं कि आज 29 जून है, 29 जून 2023 है, इससे पहले 29 जून 2022 तक यदि व्यक्ति लगातार रह रहा तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये 7 वर्ष तक रहेगा, 8 में से 7 वर्ष तक रहेगा, 1 वर्ष तक लगातार रहेगा और 8 में से 6 वर्ष कभी भी रह सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप उदाहरण देखना चाहें तो आप जानते हैं कि राजीव गांधी जी इंदिरा जी सोनिया जी से विवाह किए, ठीक है, ये इटली के हैं। तो अब ये क्या हुई, ये विदेशी हुई, और जो राजीव गांधी जी थे, ये क्या है, ये भारतीय नागरिक है।
तो भारतीय नागरिक क्या हुआ, किसी विदेशी नागरिक से विवाह किए, तो जो सोनिया जी को इस समय नागरिकता मिली है वो इसी आधार पर मिली है, ठीक है, किसी और आधार पर नहीं मिली है, इसी आधार पर 8 में से 7 वर्ष तक वो लगातार रही, मतलब लगातार का मतलब 8 में से 6 वर्ष तक लगातार रही, 8 में से 6 वर्ष तक कभी भी रही हो तथा 1 वर्ष तक लगातार रही, इसका मतलब 7 वर्ष तक वो भारत में जब रही हैं, इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई की हैं, पंजीकरण के लिए अप्लाई की हैं, इसके बाद वो नागरिक बन गए हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो रफ करें, चलिए, तो इतना ही था इसमें। एक है OCI कार्ड वालों के लिए है, OCI कार्ड यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसको सुन लीजिए, केवल उसे लिखना क्या है, यदि कि OCI क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि OCI जो PIO व्यक्ति हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन लोगों को अब कार्ड दिया जाता है 2002 से 2005 से। 2002 में PIO कार्ड दिया जाता था, 2005 से OCI कार्ड दिया जाता है। तो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता भारत से संबंधित रहे हैं, उनको एक कार्ड दिया जाता है, PIO कार्ड, OCI कार्ड, ये दिया जाता था। बाद में 2015 में जब मोदी जी की सरकार बनी, इसके बाद क्या हुआ, OCC कार्ड कर दिया गया, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, OCC कर दिया गया। तो यदि किसी व्यक्ति को OCI कार्ड मिलता है, यदि OCI कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकृत है, एक कार्ड दिया जाता है जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, यदि वो 5 वर्ष तक लगातार पंजीकृत है, तो वो व्यक्ति को केवल 1 साल तक भारत में रहना होगा, इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कोई भी PIO व्यक्ति को जिसको OCI कार्ड मिला होगा, जिसे OCC कहते हैं, OCI कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकृत होगा। एक का भारत सरकार एक कार्ड जारी करती है, 2015 2005 में भी जारी की थी, जिसे OCI कार्ड कहते हैं, 2002 में जारी की थी, जिसे PIO कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड प्राप्त करेंगे, इन कार्ड को जो व्यक्ति प्राप्त किया होगा, तो भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिया जाता है। ये कार्ड किसको दिया जाता है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत सरकार OCI कार्ड, PIO कार्ड, OCC कार्ड, जिसे 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। OCC कार्ड में क्या कर दिया गया, जो OCC है, OCC है PIO कार्ड और प्लस OCI कार्ड का मिला जुला रूप है, 2015 में इसको किया गया। तो यदि किसी OCC प्राप्त है या PIO कार्ड हो गया, OCI कार्ड कुछ भी कहें, ठीक है, यदि ये कोई व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया जाता है, इसको सबको नहीं दिया जाता, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर कहा जाता है, ठीक। तो यदि किसी को OCC प्राप्त या OCI कार्ड प्राप्त है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति को ही मिलेगा। तो यदि वो 5 वर्ष तक लगातार उनको पंजीकृत है, इस कार्ड के तहत पंजीकृत किया गया कि 5 वर्ष तक ये कार्ड उनके पास है, तो उनको केवल और केवल क्या करना होगा, 1 वर्ष तक भारत में आकर रहना होगा, लगातार आकर रहना होगा। 1 वर्ष तक लगातार आकर रहेंगे तो उनको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा पंजीकरण द्वारा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना, थोड़ा बहुत समझ में आया। हम लोग ये OCI कार्ड और PIO कार्ड के बारे में बात करेंगे, हम लोग इसके बारे में कार्ड के बात करेंगे, ठीक है। OCI कार्ड, PIO कार्ड, जिसमें भारत और बांग्लादेश के वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सम्मिलित किए जाएंगे तो वो भारतीय मूल के व्यक्ति है ही है, क्योंकि भारत से ही संबंधित रहे हैं, तो वो तो सभी व्यक्ति सम्मिलित हो जाएंगे सभी व्यक्ति सम्मिलित हो जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं किया गया, ठीक। तो हम लोग देखेंगे, तो इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। कल हम लोग क्या देखेंगे, नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण द्वारा कोई क्षेत्र को, अगर सेक्शन 6 में है और सेक्शन 7 में है, कोई क्षेत्र को भारत में मिलाया गया, उसको देखेंगे, और असम समझौता, असम अकॉर्ड देखेंगे, ठीक है। तो क्या सारी बातें देखेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक। कैसा लगा आप लोग बताएंगे, ठीक है, बता दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे कल, ओके।